तेज कमर दर्द का एक और कारण रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी होना, यानी टीबी स्पाइन होना। टीबी स्पाइन क्या है, ये कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके, किस तरह से डायग्नोस करना है और क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण दुनगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। इस चैनल में हम आपके लिए लेके आते हैं ब्रेन, स्पाइन, पेन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आपके लिए अपनी भाषा हिंदी भाषा में। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में टीबी लग सकता है। क्या बात कर रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हमें यही होता है कि टीबी जो बीमारी है वो फेफड़ों की बीमारी है, खांसी रह सकती है, बलगम में खून आना, इस तरह के सिम्टम टीबी के होते हैं जब वो फेफड़ों में होता है। लेकिन टीबी की बीमारी फेफड़ों में नहीं बल्कि शरीर के किसी भी अंग में टीबी की बीमारी हो सकती है, चाहे वो लिवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे हड्डी हो, कहीं भी टीबी की बीमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में हो सकती है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट जो साइट है सेकेंडरी टीबी का, उसको कहते हैं हम पॉट स्पाइन या फिर स्पाइन टीबी। रीढ़ की हड्डी में टीबी का इन्फेक्शन होना। जो कीटाणु है वो सेम है जो कीटाणु फेफड़ों के इन्फेक्शन में होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वही कीटाणु टीबी स्पाइन में होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये जरूरी नहीं देखा गया है कि पहले उन्हें फेफड़े का टीबी होगा उसके बाद ही टीबी स्पाइन होगा। टीबी स्पाइन डायरेक्टली भी हो सकता है, पेशेंट पहले टीबी स्पाइन की प्रॉब्लम लेके आ सकता है और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं, तो कुछ में पेशेंट में इन्फेक्शन मिलता है कि हाँ पहले बहुत समय पहले टीबी की बीमारी हुई थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये इन्फेक्शन सब क्लिनिकल होता है, मतलब वो इन्फेक्शन बहुत मामूली सा फेफड़ों में होकर रह जाता है और वहाँ से सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में आ जाता है और फिर वो अपने सिम्टम्स देने लग जाता है। लक्षणों की बात करें तो सबसे कॉमन और सबसे पहला लक्षण होता है तेज दर्द होना कमर में। स्पाइन के रीढ़ की हड्डी में जिस भाग में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है उस हिस्से में, उस जगह पे बहुत तेज सीवियर पेन होता है, बहुत ही अनबेरेबल पेन होता है और ये एक बहुत टिपिकल भी है। अक्सर जो कमर दर्द के पेशेंट मेरी ओपीडी में आते हैं, जब वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि कोई चोट भी नहीं लगी थी, ऐसा कोई स्ट्रेन भी नहीं पड़ा कमर में, लेकिन बहुत तेज दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, तो थोड़ा हमें अंदेशा हो जाता है कि टीबी स्पाइन या पॉट स्पाइन हो सकता है। पॉट स्पाइन या टीबी का स्पाइन सबसे कॉमनली हमारी रीढ़ की हड्डी में डॉर्सल और लंबर स्पाइन, मतलब जो थोरेसिक स्पाइन है कमर का ऊपर वाला हिस्सा, और लंबर स्पाइन जो नीचे वाला हिस्सा है, ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में इतना कॉमन नहीं है टीबी होना स्पॉट स्पाइन का। जो लक्षण दूसरे टीबी के पेशेंट्स को होते हैं, जैसे कि बुखार होना, हल्का थकान रहना, बहुत जल्दी थकावट होना किसी काम में, रात के समय खासकर पसीने आना, भूख कम लगना, इनको हम सेकेंडरी सिम्टम्स कहते हैं। जो किसी भी टीबी के इन्फेक्शन, टीबी चाहे कहीं भी लगा हो, टीबी के जो इन्फेक्शन है उसमें इस तरह के लक्षण आते हैं। तो ठीक इसी तरह से टीबी स्पाइन में दर्द तो सबसे मेन सिम्टम है ही कि कमर में बहुत तेज दर्द होगा, लेकिन साथ में ये जो सिम्टम्स हैं ये भी आ सकते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना होता है कि अगर हम डाउट कर रहे हैं कि टीबी स्पाइन है तो इस तरह के लक्षण भी साथ में हो सकते हैं, उनको भी हमें पेशेंट से पूछना होता है, जानना होता है। जैसा मैंने बताया, तेज दर्द शुरुआती लक्षण है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट है, इस पेन के बारे में इग्नोर करते जा रहे हैं, पेन को पेन किलर्स लेके इसको दबा रहे हैं और टाल रहे हैं कि हम किसी को विशेषज्ञ को नहीं दिखाएंगे, ऐसी कंडीशन में अगर बढ़ जाता है इन्फेक्शन स्पाइन में, तो वहाँ पे जो बोन है वो गलने लगती है, वो ख़राब होने लगती है और वो गला हुआ पार्ट या पस फॉर्मेशन जो हो गई है उससे नस दब सकती है, जिसके लक्षण जैसे कि पैरों में कमजोरी आना, अचानक से पैरों में सूनापन आना, पेशाब में दिक्कत आना, मोशन में दिक्कत आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये लक्षण भी आ सकते हैं एडवांस केसेस में, जब टीबी स्पाइन थोड़ा इग्नोर हो गया है और वहाँ पे टीबी स्पाइन की वजह से हड्डी खराब हो गई है और हड्डी खराब होकर पीछे नस पे दबाव डाल रही है, तो ये लक्षण भी आ सकते हैं। ये तो बात हुई सारे लक्षणों की। अब अगर डायग्नोसिस की बात करें कि किस तरह से हमें इन्वेस्टिगेट कराना है पेशेंट को जिससे हम कंफर्म कर सकें कि टीबी स्पाइन ही है, तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो एमआरआई है स्पाइन का। एमआरआई पे हमें बहुत क्लियरली पता चलता है कि इन्फेक्शन कौन से एरिया में है, इन्फेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, पल्स फॉर्मेशन है या नहीं है, नसों पे कितना दबाव है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्लियरली एमआरआई पे मिल जाती है। यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ प्लेन एमआरआई ना कराएं, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड करवाएं,
कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई होती है जिसमें एक कॉन्ट्रास्ट आईवी रूट से दिया जाता है और फिर एमआरआई ली जाती है, जिससे जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड पार्ट है, वो बहुत अच्छे से हमारे सामने आ जाता है एमआरआई फिल्म्स में। इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी क्वांटिटेटिव ये भी करा सकते हैं। ईएसआर हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको अगर टीबी का इन्फेक्शन है बॉडी में, चाहे कहीं भी इन्फेक्शन हो। इसके अलावा सीआरपी क्वांटिटेटिव भी एक ऐसा टेस्ट है जो बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो उसे इंडिकेट करता है, तो ये भी करा सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट भी जरूरी होते हैं ऐसे में, क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं टीबी का, उसका लिवर पे बहुत असर पड़ता है। तो लिवर फंक्शन पहले से नॉर्मल है या नहीं, ये जानना भी जरूरी होता है। जहाँ पे थोड़ा डाउट है कि पॉट स्पाइन या टीबी स्पाइन है या नहीं, वहाँ पे मोंटूक्स टेस्ट कर सकते हैं, जो एक कन्वेंशनल टेस्ट है जो टीबी इन्फेक्शन के बारे में बताता है। और एक सीरम में, ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे ट्यूबरकुलोसिस गोल्ड टेस्ट भी कहते हैं, ये भी करवा सकते हैं अगर डाउट है कि टीबी स्पाइन है या नहीं। डायग्नोसिस बन गया है कि ट्यूबरकुलर स्पाइन है, अब हमें ट्रीटमेंट की बात करनी है कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट उसका करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का रेस्ट करना, क्योंकि जो पार्ट टीबी स्पाइन में ख़राब हो गया है स्पाइन का, वहाँ पे एक इनस्टेबल स्पाइन हो गई है, मतलब वो स्पाइन स्टेबल नहीं रही है। तो अगर उस स्पाइन पे जोर पड़ेगा, चाहे वो बैठने से, चलने से, खड़े रहने से है, तो वो जोर पड़ने से वो हड्डी वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकती है और फ्रैक्चर्ड पार्ट पीछे नस को दबा सकता है, जिससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट बेड रेस्ट शुरुआती दिनों में एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स बहुत ज़रूरी है टीबी स्पाइन में। इसके अलावा आपकी डाइट, एक प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़रूरी होती है। ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए आपकी डाइट हेल्दी होना चाहिए, और इसमें अगर प्रोटीन रिच डाइट है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह की हेल्दी डाइट जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में हो, और साथ में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब लें ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहे। ट्यूबरकुलोसिस से फाइट करना है, इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ट्रीटमेंट मॉडलिटी की बात करें तो इसमें है ATT या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। ये ATT ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यही कह सकते हैं कि नंबर 1 जो इलाज है वो ये ATT ड्रग्स ही है जो हमें टीबी स्पाइन से पूरी तरह ठीक करेंगी। इन ड्रग्स में मेनली है रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और एथेम्बुटॉल। ये 4 ड्रग है जो ओरली दी जाती है, गोली के रूप में दी जाती है। टीबी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। नॉर्मली आप मान के चलिए 6 से लेकर 9 महीने तक ट्रीटमेंट हमेशा टीबी का देना ही पड़ता है जब स्पाइन में टीबी हो। इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती है। इसकी डोज 0.75 ग्राम से लेकर 1 ग्राम होती है एडल्ट्स में, और IM इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। लगभग कह सकते हैं 1 महीने तक ये नॉर्मली दिया जाता है। ये 5 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी के ट्रीटमेंट में, और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही दिया जाता है। इन 5 ड्रग से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल देखा गया है कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जो MDR के हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल हमारी ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इनसे रेजिस्टेंस आ गया है। टीबी का जो कीटाणु है वो रेजिस्टेंट हो गया इन ड्रग्स के लिए, और वो ड्रग्स इस पर काम नहीं कर रही है। ऐसे केस में हमें सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जो होती है उन पे आना पड़ता है। इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और कुछ अन्य दवाइयां हैं जो इसमें हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग के रूप में काम में लेते हैं। ये जो टीबी का ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा लंबा चलता है, और टीबी के दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट भी रहता है। मेनली जो साइड इफेक्ट रहता है वो हमारे लिवर पे रहता है। लिवर में जॉन्डिस होना, पीलिया होना, या फिर लिवर एंजाइम्स जिसको हम SGOT और SGPT कहते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लिमिट से ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें फिर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, ट्रीटमेंट को चेंज करना पड़ता है टीबी के ट्रीटमेंट को, ताकि लिवर में बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, जब ये ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हम देते हैं लंबे समय तक, इसका रिस्पॉन्स बहुत शुरुआती दिनों में ही देखने को मिल जाता है। लगभग 15 दिन 20 दिन बाद ही पेशेंट को बहुत सिग्निफिकेंट पेन इंप्रूवमेंट आ जाता है, जिससे 2 चीज़ें क्लियर होती है। एक तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये टीबी का इन्फेक्शन ही है, क्योंकि टीबी की दवाई बहुत अच्छा काम की है इसमें, और बहुत अच्छा आराम पेशेंट को आया है। ये तो बात थी मेडिकल ट्रीटमेंट की। दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट जब टीबी स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, ये ड्रग्स सारी जो मैंने बताई हैं, ये जब शुरू की जाती है
तो शुरुआती 10 दिन 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। टीबी की जो दवाइयाँ हैं अगर वाकई में इफ़ेक्टिव हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट पेन में आ जाता है। लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना है कि बहुत जल्दी आप एक्टिविटी ना शुरू करें, क्योंकि जो स्पाइन पे इफ़ेक्ट पड़ा है टीबी का, उसे हील होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है शुरुआती दिनों में। अब बात करते हैं दोस्तों किन केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कुछ केसेस अगर नेग्लेक्ट हो जाते हैं, लंबे समय तक डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, टीबी का इन्फेक्शन है वहाँ पे ज़्यादा फैल गया है, पस फॉर्मेशन वहाँ पे हो गई है और एक जो हड्डी ख़राब हुई थी वो सारा का सारा जो एक तरह से मलबा बन गया है वो पीछे की तरफ सरक के नसों पे दबाव डालने लग रहा है। ऐसे केसेस में हमें ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा चेंज करके सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी उद्देश्य तो उस समय ये रहता है कि नसों पे जो दबाव है उसकी वजह से कोई परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, परमानेंट पैरालिसिस या कोई पैर की जो नसें हैं वो ख़राब ना हो जाए, वो हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसे केसेस में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। सर्जरी में दोस्तों जो सारा ख़राब पार्ट है, इन्फेक्शन की वजह से जो पस है, जो हड्डी गल गई है, वो सारा सफाई किया जाता है। वहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे फिक्सेशन किया जाता है, पेडिकल स्क्रूज और रॉड्स, इनसे स्पाइन को स्टेबल किया जाता है ताकि पेशेंट वापस से मोबिलिटी उसकी जल्दी शुरू हो सके, उसको बैठने में और चलने फिरने में दिक्कत ना हो, दर्द कम हो, स्टेबल स्पाइन एक क्रिएट कर सके। ये हमारा एम होता है टीबी स्पाइन में जब हम सर्जरी करते हैं। इसके साथ ही सर्जरी के दौरान हमें जो भी वहाँ पे मटेरियल मिलता है, पस मिलता है, उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है सर्जरी का। वो सारा कलेक्ट करके हम उसकी जांच अच्छे से करा सकते हैं कि कौन सी टीबी की दवाई अच्छे से इफेक्ट करेगी इस बैक्टीरिया में, जिसे हम कहते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ये कल्चर जो होता है ये एक स्पेशल कल्चर होता है ये जानने के लिए कि कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है आपके इन्फेक्शन में। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, टीबी स्पाइन या पॉट स्पाइन जिसे कहते हैं, उसके बारे में किस तरह से ये लक्षण दे सकता है, कैसे डायग्नोसिस करना है और क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर कमर में दर्द है और कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है तो एमआरआई स्पाइन बहुत ज़रूरी होती है ये डायग्नोस करने के लिए कि कहीं पे जो अनकॉमन रीजंस हैं, डिस्क प्रॉब्लम को हम मानते हैं कि नंबर 1 कारण है कमर दर्द का, लेकिन ये जो अनकॉमन कारण है जैसे कि पॉट स्पाइन, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए।